हेलो है बच्चों, कैसे हो बच्चों? सब ठीक है बच्चों? गुड इवनिंग, गुड नाइट। जैसे कि आप देख रहे हो बच्चों, हम लोगों ने कल जो प्रीवियस लेक्चर में निकाला बेटा, दो पैरेलल प्लेट के बीच में कि हम लोग कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। वही हमने देखा कि दो उन प्लेट के बीच में यानी कि दो अपोजिट चार्ज प्लस और नेगेटिव, तो उनकी वजह से क्या होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा, जो मैंने आपको कल निकाला था। प्लस फोर्स की वजह से क्या डेवलप होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। वो प्रेशर हम लोगों ने डिफाइन किया था। फिर हम लोगों ने डिफाइन किया था कि अगर दो पैरेलल प्लेट है तो इसमें किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसके बेस पे मैंने आपको बताए थे तीन कॉन्सेप्ट। पहला था कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम कंप्लीटली उनके फील्ड अंदर कर दें। दूसरा केस था कि अगर हम पार्शली फील्ड कर दें। और तीसरा केस था कि अगर हम दो पैरेलल प्लेट के बीच में कोई मेटल या कोई कंडक्टर की सीट हम लगा दें तो क्या इफेक्ट होगा। प्लस इसी पर मैंने आप लोगों ने एक क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको, जो आज हम लोग इसके आगे डील करने वाले हैं बेटा, जिसमें आज का अपना जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है कि इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस। इन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक जो आज का रहेगा बेटा, वो हमारा रहेगा बेटा, ये वाला टॉपिक रहेगा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। किस सीरीज में क्या पढ़े, पैरेलल में कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज यहां पर निकालेंगे। सेकंड पॉइंट, फिर देखेंगे शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग दो प्लेट है या स्फीयर को कनेक्ट करेंगे तो उनका जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो कैसे निकालेंगे, ये फाइंड करेंगे। प्लस फिर देखेंगे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कॉन्सेप्ट। इसके बेस पे हम लोग देखेंगे। आज का हमारा इतना टॉपिक जो है कवर होने वाला है। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं कि इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। क्लियर नहीं है तो देरी ना करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं। ओके बाय। तो पहला टॉपिक बेटा यहां पर है कि बेसिक पॉइंट यहां पर है इसके लिए, बेसिक पॉइंट यहां पर, बेसिक पॉइंट, ठीक। हाँ, और इसकी जो हेडिंग है वो हेडिंग यहां पर है कि इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस, ये हेडिंग डाल दीजिए। और इसके अंदर है बेटा बेसिक पॉइंट। अब बेसिक पॉइंट में अलग अलग पॉइंट सीखो बेटा यहां पर, ये कि बेसिक पॉइंट के अंदर हम कैसे निकालेंगे। यहां देखिए इसके अंदर फर्स्ट जो पॉइंट है बेटा, वो पॉइंट यहां पर है कि यहां देखना दो पॉइंट है कैसे है। पहला पॉइंट है कि अगर हम जो दो पैरेलल प्लेट है अगर उनकी ओवरलैपिंग करवाते हैं यानी स्लाइड करवाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इफेक्टिव जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर? तो लिखना पहला पॉइंट है इफ टू पैरेलल प्लेट। और ये जो पॉइंट बेटा आपकी एनसीईआरटी में आपको पूरी फॉर्म में दे रखे पॉइंट। क्लियर ना ये, इफ टू पैरेलल प्लेट्स, if two parallel plates are slide over each other, then over each other, then effective capacitance is decrease। ये क्यों डिक्रीज होती है बेटा, इसका रीजन क्या है, अनसर्टेन रीजन दिया है। इसका रीजन यह है बेटा, ड्यू टू ओवरलैपिंग द एरिया ऑफ प्लेट इज डिक्रीज। एरिया ऑफ प्लेट इज डिक्रीज। क्लियर? हाँ, देखिए यहां बेटा ये देखना इसको, ये अगर कैपेसिटेंस क्या होती है उसका एरिया एप्सिलॉन नॉट, और यहां है डी है दो पैरेलल प्लेट है बेटा उसके बीच की डिस्टेंस। जैसे ये देखिएगा यहां पर, यहां देखिए इसको, एक प्लेट बेटा यहां पर ये है इस तरह से और एक प्लेट यहां पर ये है, ठीक, दो प्लेट है। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस बेटा वो डिस्टेंस कितनी है, डी इनकी डिस्टेंस है यहां पर। अब ये प्लेट है तो इनका कुछ ना कुछ क्या होगा, एरिया होगा, नहीं होगा ना, यहाँ पर इनका क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से एरिया। क्लियर?
तो अब जब प्लेट एक दूसरे के पास आएंगी तो क्या होगा, इनका जो इफेक्टिव एरिया होगा वो कम होगा। यानी जैसे एक प्लेट है, तो अगर इस प्लेट को मैंने ऐसे किया यहाँ पर, तो इसने इतने पार्ट को क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया, यानी ढक लिया। तो इसी वजह से क्या होगा, जो एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया यहाँ पर क्या होगा, वो एरिया डिक्रीज होगा। जब एरिया डिक्रीज होगा तो ये वाला जो फैक्टर है ना, यानी कि कैपेसिटेंस, ये भी क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। क्लियर ना ये इसका कॉन्सेप्ट है, पहला वाला पॉइंट। क्लियर ना ये, हाँ इतना नोट करो इसको ये, और काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इतना क्लियर ना ये। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं बेटा। क्लियर, देखिए यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बेटा, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर ये कि if battery is still connected, बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड, मतलब बैटरी को जो हमने दो पैरेलल प्लेट है वहां कनेक्ट किया गया, तो बैटरी को हमने रिमूव नहीं किया। इतना क्लियर रहिए, हाँ, कि बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड। और जब बैटरी कनेक्ट रहेगी तो वहां जो कांस्टेंट रहेगा वैल्यू वो रहेगा देन पोटेंशियल विल बी सेम। क्लियर, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगला कॉन्सेप्ट रहेगा इसका कि बैटरी को रिमूव कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर रहिए, हाँ। तो आप देखिए यहाँ पर मैं इसकी जो पहला पॉइंट है इस तरह से हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पर कि बैटरी को अगर हमने क्या किया, यानी कि स्टिल कनेक्टेड, मतलब बैटरी को डू नॉट रिमूव। क्लियर रहिए, हाँ। तब जो पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा, पोटेंशियल उनके बीच क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब तो पहला रीजन यहाँ पर है कि if distance between two parallel plate is decreased। क्लियर, हाँ। यहां देखना, ये देखिए बेटा इसको, ये कि इसको बोला कि अगर जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को जो दो पैरेलल प्लेट है उनके बीच की डिस्टेंस अगर हम कम कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ देखना। तो अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, कैपेसिटेंस क्या होती है, एरिया एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ बेटा ये वैल्यू होती है के, और यहाँ होती है डी। क्लियर, हाँ। तो अब देखिए यहाँ पर जो के की वैल्यू है ये तो सेम रहेगी क्योंकि मीडियम हमने चेंज नहीं किया। अगर एयर है तो एयर होगी, अगर कोई और मीडियम है तो और मीडियम। तो बात यहाँ पर किसकी है, जो प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है हमने क्या किया, उसको परिवर्तन किया, यानी चेंज किया। तो इस केस में बेटा जो वैल्यू होगी, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर इफेक्टिव होगी। क्लियर नहीं है, हाँ। तो अगर मैंने यहाँ पर बेटा जो डिस्टेंस है दो प्लेट के बीच में कितनी दूरी पर प्लेट रखी है बेटा, ये तो वो कम कर दी गई है, तो जाहिर सी बात है तो ये वाला फैक्टर क्या हुआ, इंक्रीज होगा। क्लियर नहीं है, तो इस वाले फैक्टर को हाँ लिखना, जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर, अगर डिस्टेंस बेटा ये वाली फैक्टर क्या होगा यहाँ पर, ये कम होगा, तो ये वाला जो फैक्टर क्या होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। ये वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहेगा। क्लियर नहीं है, पहला पॉइंट यहाँ पर ये। दूसरा पॉइंट है देखना इसके पॉइंट, और देखना यहाँ पर ये, फिर देखिएगा यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट, यहाँ पर सेकंड पॉइंट यहाँ पर आइए लिखना, if dielectric introduce if dielectric ऐसे लिखो उसको, if dielectric field between the two parallel plate, क्लियर नहीं है, हाँ। दो प्लेट है, वहां क्या कर दिया, कोई मीडियम फिल कर दिया, तो मीडियम फिल कर दो बेटा तो क्या होगा, यहाँ देखिएगा ये वैल्यू। तो इसकी वैल्यू मैंने बताई थी आपको कि अगर मीडियम होगा तो इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर एयर, और यहाँ वैल्यू आएगी के। क्लियर, ये वैल्यू
ये वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ देखिए बेटा, इसको यहाँ देखना, इसको यहाँ देखिए, जो वैल्यू एयर की वैल्यू होती है यानी कि जब कोई मीडियम ना हो, तो इसकी वैल्यू होती है ए एप्सिलॉन नॉट और डी, क्लियर। लेकिन अगर मीडियम भर दिया गया यहाँ पर, जो कल मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, तो इसकी वैल्यू लोगे यहाँ पर ए एप्सिलॉन नॉट और डी, और यहाँ जो वैल्यू है वो के से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। तो इसलिए ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, सी एयर की, और यहाँ पर के ये आ गया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक बेटा वन क्या कर दिया यहाँ पर, यानी फिल कर दिया गया, तो वैल्यू क्या होगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, बढ़ जाएगी, क्लियर ना ये। हाँ, तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर के की वैल्यू हमने क्या कर दिया, यानी कि इसको फिल कर दिया गया है, फिल कर दिया गया इसको, तो क्या होगा, जो कैपेसिटेंस होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी के टाइम्स बढ़ जाएगी, क्लियर ना ये। हाँ, पहला इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो यहाँ से डिस्टेंस पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन से पूछे जाते हैं वो मीडियम के बेस से पूछे जाते हैं। मीडियम रिमूव कर दिया क्या होगा, अगर मैंने बोल दिया यहाँ मीडियम, ये मीडियम फिल कर दिया गया है, अगर यही पूछता कि बताओ कि इफ डाई इलेक्ट्रिक इज रिमूव फ्रॉम द प्लेट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, इसको रिमूव कर दिया गया, तो जो कैपेसिटेंस है इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्लियर ना ये, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, क्लियर। आइए अब इसके पॉइंट और देख सकते हैं, थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिखिएगा, सारे पॉइंट इसी से बताए, क्लियर ना ये। हाँ, फिर और देखिए थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिखना, इसको यहाँ से निकाल सकते हैं यहाँ से कि अगर पूछे यहाँ पर कि एफ, हाँ, एफ डाइलेक्ट्रिक, इफ डाइलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट भर दिया गया है, तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू होती है एयर में होती है, क्लियर ना ये। हाँ, अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ देखिए मैंने बेटा ये कर दिया कि जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर फिल कर दिया गया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो के टाइम्स इसकी जो वैल्यू होगी मीडियम में, वो वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, क्लियर ना ये। तो वो वैल्यू कितनी होगी, के टाइम्स डिक्रीज, कैसे, तो अब देखना इसकी वैल्यू में क्या ले सकता हूं, यहाँ मीडियम, और इसकी वैल्यू यहाँ पर एयर, और यहाँ बेटा ये, क्लियर। और इसके बेस पे मैंने आपको ग्राफ भी करवाया था जो 2014 में नीट में आया सवाल था, क्लियर ना ये। तो कितनी वैल्यू डिक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड की, के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी आफ्टर द फिलिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द टू प्लेट्स, क्लियर। हाँ, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जस्ट इसी के बेस पे, क्लियर ना ये। हाँ, यहीं से आइए अब इसमें पूछता अगर चार्ज पूछेगा कि बताओ कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर इंट्रोड्यूस कर दें तो बताओ चार्ज का क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ वाला फैक्टर यहाँ पर, तो Q बराबर क्या होता है बेटा, ये C और V होता है, क्लियर। अब पोटेंशियल इस केस में क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि बैटरी हमने रिमूव नहीं की है, बैटरी हमारी क्या है, कनेक्टेड है, तो बैटरी कनेक्टेड है बेटा, तो इस केस में क्या होगा, ये वाली वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ये वाली वैल्यू सेम होगी, क्लियर। तो जो हाल कैपेसिटेंस का होगा वही हाल किसका होगा, अब होगा चार्ज का होगा, तो अब यहाँ चार्ज किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, वो है कैपेसिटेंस के, क्लियर ना ये। तो कह रहा है कि अगर हमने डाइलेक्ट्रिक हमने क्या कर दिया है पर, इसमें देखना बेटा, इसमें देखिए कि हाँ, इसमें देखना कि कोई डाइलेक्ट्रिक है और इस डाइलेक्ट्रिक को मैंने क्या कर दिया, फिल कर दिया दो प्लेट के बीच में, तो जो कैपेसिटेंस है इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी के टाइम्स। तो अगर ये कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है तो उसके बीच क्या होगा, चार्ज क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा, ठीक ना ये बढ़ेगा तो चार्ज क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, क्लियर। ये अभी 2-3 साल पहले क्वेश्चन आपके एग्जाम आया था, क्लियर ना ये। हाँ, इस तरह से तो ये सवाल बन सकते हैं आपके यहाँ पर किसकी बेस पे, कि जब हमारे पास बैटरी के हमने यानी कनेक्ट किया है, क्लियर। हाँ, इसी तरह से, क्लियर। अगर यहाँ और पूछता वो 5 वाला फैक्टर पूछता है बेटा, ये वाला कि बताओ कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी जाए कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या इफेक्ट होगा, डिक्रीज या इंक्रीज, रिमेन सेम,
तो इस तरह से ऑप्शन बना सकता है। देखिए कैसे होगा कि पोटेंशियल की एनर्जी क्या होती है, वो होती है यहाँ पर ये हाफ CV²। अब आप इस फार्मूला से सॉल्व करोगे, अगर आपने इस वाले फार्मूला से सॉल्व किया बेटा तो देखना पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ Q²/2C, अगर इससे सॉल्व किया तो सवाल आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने बताया था कल, ये जब लगेगा कि जब किसी ब्रांच में चार्ज क्या हो, सेम हो। दूसरा पॉइंट जब लगेगा जब बैटरी क्या हो हमने रिमूव कर दी गई है, वरना ये फार्मूला नहीं लगेगा। अब ये फार्मूला कब लगेगा बताया था मैंने कि बैटरी क्या रहा है, रिमेन्स कनेक्ट। दूसरा पॉइंट कि पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, तब ये फार्मूला लगेगा। क्लियर नहीं है? तो अब मैं इसको हटा रहा बेटा यहां से कि ये फार्मूला लगने वाला नहीं है आपका, क्योंकि अगर आपने इसे सॉल्व किया तो एक आंसर आपका यहां से वो मैच करवा देगा। क्लियर? तो अब देखिए यहां से क्या होगा, यहां से ये वैल्यू क्या है, यहां पर ये वैल्यू सेम है, यहां पर ये वैल्यू सेम है। तो अगर कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है बेटा अगर ये बढ़ रही है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर? तो यहाँ लिखिएगा यहाँ पर ये कि अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ रही है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा ये वैल्यू भी क्या होगी, ये भी इंक्रीज होगी। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी क्योंकि कैपेसिटेंस क्या वैल्यू बढ़ रही है, और पोटेंशियल क्या है ब्रांच में सेम है क्योंकि बैटरी हमने रिमूव नहीं की है। क्लियर? हाँ, तो इस तरह से सवाल आपके बन सकते हैं। अब जस्ट इसका रिवर्स एक कॉन्सेप्ट है कि बैटरी अगर हम रिमूव कर दें तो क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। क्लियर ना ये? हाँ, अब ये मैंने फील कर दिया गया। अगर पूछता बेटा इसी केस में कि डाइलेक्ट्रिक को मैंने जो फील्ड है उसको रिमूव कर दिया गया तो जो केस यहाँ पर वैल्यू बढ़ रही है वो वैल्यू डिक्रीज होंगी। क्लियर नहीं है? जस्ट इसका रिवर्स है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है बेटा यहाँ पर, यहाँ देखना है इसके बेस पे, यहाँ ये वाला है कि बैटरी अब तक तो थी स्टिल कनेक्टेड, अब बैटरी क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो बैटरी रिमूव करेंगे तो इस पे भी डिट्टो ऐसे ही सवाल बनेंगे, लेकिन वहां जो चेंज करेंगे वो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, क्योंकि जब बैटरी रिमूव होती है तो चार्ज क्या रहेगा वहां का, वो सेम चार्ज रहेगा। क्लियर नहीं है? हाँ देखिएगा, अब सी वाला इसका ऑप्शन वहां पर मैं नोट कर रहा हूं। ठीक, इतना नोट कीजिए इसको रहिए। क्लियर? ये सब बहुत बेसिक पॉइंट बेटा यहाँ पर है। क्लियर? आई देखिए यहाँ पर, यहाँ देखना इसको, सी वाला पॉइंट यहाँ पर लिखना, if battery is disconnected, बैटरी डिस्कनेक्टेड बोले या बोल सकता है कि इज रिमूव। ठीक, बैटरी रिमूव कर दी उसने या कहे बैटरी हटा दी। क्लियर नहीं है? तो इस केस में क्या होगा यहाँ पर लिखना, देन जो चार्ज होगा बेटा वो चार्ज क्या रहेगा, देन चार्ज इज रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। क्लियर नहीं है? यानी चार्ज क्या रहेगा ब्रांच में, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, अक्रॉस द कैपेसिटेंस। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी बेटा, ये मिलेगी मुझे यहाँ पर कांस्टेंट मिलेगी। क्लियर? अब कांस्टेंट कब रहेगी बेटा, ये कि जब हमने बैटरी को क्या कर दिया गया है बेटा, ये बैटरी को बेटा क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ठीक, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो अब इसमें भी वन बाय करके हम लोग केस देखेंगे। ठीक, तो पहला यहाँ मेरा जो केस बेटा है वो केस यहाँ पर है, देखना ये यहाँ देखिए पहला केस है। ठीक, हाँ, पहला यहाँ पर ये फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक आने इसकी वैल्यू क्या होती है, के होती है। ठीक, हाँ, तो इसकी वैल्यू कितनी है, के है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब मैंने कोई फिल कर दिया मीडियम, अब मीडियम फिल कर दिया गया तो जहर सी बात है, अभी बताया था मैंने आपको, ये जो कैपेसिटेंस होती है बेटा इसकी वैल्यू होती है, यानी कि वो होती है यहाँ पर के टाइम्स होती है, किसकी, मीडियम की, और किसकी होती है बेटा, ये है एयर कह सकते हैं या फ्री स्पेस। क्लियर? तो अब अगर मैंने कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया दो प्लेट के बीच में तो जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर नहीं है? तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर ये कि अब क्या होगा यहाँ पर, ये वैल्यू इंक्रीज होगी। पहला इसका मेरा आंसर ये है। क्लियर? आफ्टर द इंट्रोड्यूस ऑफ
डाइलेक्ट्रिक स्लैब, पहला रीजन ये है, ठीक ना ये। हाँ, इसी तरह पूछ सकता है आपसे, ठीक। हाँ, अब देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट यहीं पर पूछ सकता है, यहाँ पर ये इसमें ये चीज बढ़ रही है, यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर इसको। अब दूसरा यहाँ पर है कि बताओ कि पोटेंशियल क्या होगा, कि अगर हमने कोई फिल कर दिया है डाइलेक्ट्रिक स्लैब तो पोटेंशियल मे बी डिक्रीज मे बी इंक्रीज, क्या होगा वो देखिएगा। तो हम देखते हैं चार्ज क्या होता है बेटा, चार्ज होता है कैपेसिटेंस और इनटू पोटेंशियल होता है। तो अब इस केस में क्या होगा बेटा, जो पोटेंशियल है ये तो क्या है, वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि बैटरी मान क्या कर दी, हटा दी है। तो अब इस केस में जो चार्ज है बेटा, वो चार्ज की वैल्यू क्या है, यानी सेम है। ये क्या है, ये सेम है, और सेम क्यों है, क्योंकि मैंने बैटरी को रिमूव कर दिया गया। तो इस केस में जो वैल्यू होगी यहाँ देखना बेटा, इसकी वैल्यू देखना यहाँ पर, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, C/B इसकी वैल्यू मिलेगी, क्लियर। और हम जानते हैं जब कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ती है, तो जब ये बेटा वैल्यू बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, प्लेट के बीच में डिक्रीज हो जाएगा, क्लियर ना ये। तो दूसरा यहाँ पर मुझे मिलेगा जवाब बेटा इसका ये, कि जो पोटेंशियल होगा बेटा, पोटेंशियल, तो इसकी वैल्यू मिलेगी बेटा वो डिक्रीज रहेगी, ये मेरा इसका आंसर हो गया। यानी पहला पॉइंट कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्लियर ना ये। हाँ, इस तरह से हम पर ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब और देखिए यहाँ पर ये और है इसका, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैंने बताया था आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होती है बेटा एयर की होती है, एयर में। लेकिन अगर यही वैल्यू मैं देखूं, अगर बेटा मीडियम में देखूं तो इसकी वैल्यू होती है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट के, ये मीडियम की वैल्यू। तो फिर मैंने बताया था कि जो मीडियम की जो वैल्यू होती है बेटा वो यानी के टाइम्स वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, क्लियर नहीं है। तो इस केस में क्या होगा बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी जब कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे। तो थर्ड यहाँ पर क्या आ गया मेरे सामने बेटा, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू डिक्रीज होगी, ये क्लियर। यहां से ये पूछ सकता है ऑप्शन, ऑप्शन ये पूछ सकता है, और ऑप्शन ये पूछ सकता है, ठीक। मे बी इंक्रीज मे बी डिक्रीज मे बी कांस्टेंट, तो क्या लगाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, क्लियर। हाँ, नोट कीजिए इसको, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। अब एक और पूछ सकता है यहाँ से बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लगाएंगे, Q²/2C, क्लियर। तो अब मैं बोल रहा हूं बेटा, अब इस केस में इससे चेक नहीं करेंगे आप, U और यहाँ हाफ C/V², क्लियर। अगर आपने इससे चेक किया तो एक ऑप्शन वो इससे मैच करवा देगा आपको वो, लेकिन गलत होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ जो पोटेंशियल है ना, लेकिन हम चेक किससे करेंगे, हम चेक करेंगे चार्ज वाले से, क्यों, क्योंकि इस केस में जो चार्ज है वो क्या बेटा, यहाँ पर चार्ज यहाँ पर सेम है, क्योंकि बैटरी को मैंने क्या किया बेटा, ये बैटरी को रिमूव कर दिया गया, ये देखना बैटरी को रिमूव कर दिया गया है, तो बैटरी रिमूव होगी तो चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जितने फैक्टर हैं उससे चेक किए जाएंगे, इसमें चार्ज की वैल्यू आएगी, क्लियर। हाँ, तो इसीलिए आप इससे चेक नहीं कर सकते इस वाले फैक्टर से, तो इस वाले फैक्टर को बेटा मैं यहाँ से इनको यहाँ से टाटा बाय बोल रहा हूँ, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर वैल्यू, यहाँ देखिए वैल्यू, ये देखना इसको, एक मिनट। अब ये वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर ये वैल्यू है सेम। अब ये वैल्यू सेम है तो इससे चेक नहीं कर सकते, तो हम चेक किससे करेंगे बेटा, वो चेक करेंगे यहाँ पर कि पोटेंशियल एनर्जी और किसके इनवर्स है, कैपेसिटेंस के, क्लियर। और हम जानते हैं कि जब भी कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं दो प्लेट के बीच में, तो जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, कितने टाइम्स, के टाइम्स। तो अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ रही है बेटा, यहाँ पर देखिएगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, क्लियर। तो इसलिए अब आपका जो कॉन्सेप्ट हो गया, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी यहाँ पर, यानी डिक्रीज होगी, क्लियर। ये क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी आफ्टर द इंट्रोड्यूस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बोल सकता है, या कोई मीडियम बोल सकता है, ठीक, बिटवीन द
दो पैरेलल प्लेट के बीच में। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ ये सवाल आपके यहाँ से बन सकते हैं, यानी 4 सवाल, 1 2 3 4। क्लियर ना ये? और पोटेंशियल क्या रहेगा इसमें? सेम रहेगा, पहले ही मैंने मेंशन कर दिया गया। ठीक नहीं है? हाँ, तो इस तरह सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर ये। क्लियर? ऐसे ही दूसरा पार्ट यहाँ बन सकता है कि यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर। क्लियर ना ये? हाँ, अब देखिएगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, दो पैरेलल प्लेट उनके बीच की डिस्टेंस क्या बेटा मैंने मान ली है? डी मैंने यहाँ पर डिस्टेंस मान ली है। क्लियर नहीं है? हाँ, दो पैरेलल प्लेट डिस्टेंस डी इज डिक्रीज। क्लियर? अगर दो पैरेलल प्लेट की डिस्टेंस हम डिक्रीज करते हैं, अब यहाँ मीडियम हमने क्या मान लिया? सेम मानेंगे, क्योंकि अब बात किसकी कर रहे हैं? डिस्टेंस की कर रहे हैं। तो अब इस केस में बेटा वैल्यू होगी यहाँ पर देखना सी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्लियर ना ये? हाँ, तो अब देखिए अगर यहां से बेटा ये डिस्टेंस की वैल्यू है, ये वैल्यू अगर कम हो रही है, यानी डी की वैल्यू अगर कम हो रही है, तो आप कहोगे इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? वो ये इंक्रीज होगी। क्लियर? अगर डी डिक्रीज हो रही है वैल्यू, डी की वैल्यू, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू गिरेगी, घटेगी वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्लियर? तो मेरा क्या रहेगा आंसर? कैपेसिटेंस आर इंक्रीज। क्लियर नहीं है? हाँ, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितना क्लियर? अब और देखिए यहां पर ये, यहां देखना इसको, अब लगा सकते हैं यहां पर हम लोग Q इक्वल टू सी वी, कि अब पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पर? सॉरी, जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या रहेगी यहाँ पर बेटा? ये यानी वेरिएबल रहेगी, और इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर, सॉरी ये वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर? ये सेम रहेगी। ठीक, ये क्योंकि बैटरी क्या कर दी है? रिमूव कर दी गई है। तो अब बेटा इस केस में जो वैल्यू होगी इसकी, वो क्या होगी? इसके इनवर्स होगी। तो अगर हम डिस्टेंस दो प्लेट के बीच कम कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है। तो अगर ये वैल्यू इंक्रीज होगी बेटा, यहाँ पर ये लिखना कि अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो जो पोटेंशियल है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर नहीं है? पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा दो पैरेलल प्लेट के बीच में। क्लियर? हाँ, इस तरह से आप लगा सकते हैं। इसी तरह और देख सकते हैं यहाँ पर सारे पॉइंट यहीं से बेटे। क्लियर नहीं है? और देखना यहाँ पर ये इतना क्लियर, सारे कॉन्सेप्ट इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्या इंक्रीज हो रही है, इसी बेस पर सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, और कई बार 2-3 सवाल इस पे आ गए। ठीक, हाँ, अब हम देते हैं अगला कॉन्सेप्ट देते हैं। ठीक नहीं ये? हाँ, सेकंड यहाँ पे बेटा, ये सेकंड यहाँ पर है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक, दो है, एक सीरीज है और एक क्या है? पैरेलल है। एक सीरीज और एक पैरेलल है। देखना इसको, एक सीरीज है यहाँ पर देखना, और एक क्या है यहाँ पर? एक है पैरेलल। तो यहाँ लिखिएगा इसको, एक वैल्यू है यहाँ पर सीरीज की है, और एक वैल्यू बेटा यहाँ पर है वो है यानी पैरेलल। ठीक, हाँ, कुछ बेसिक पॉइंट है जिससे आप इसको समझोगे। ठीक नहीं है? पहला पॉइंट यहाँ पर इसके लिए बेटा यहाँ पर है कि जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा? चार्ज बोल सकता है, करंट बोल सकता है बेटा। ठीक, हाँ, तो यहाँ मैंने Q मान लिया और यहाँ मैंने करंट I मान लिया, तो क्या हो बेटा? ये वैल्यू होगी यहाँ पर, ये वैल्यू सेम होगी। ठीक, हाँ, सेम इन ब्रांच। ठीक, यानी ब्रांच में करंट क्या है या चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा सीरीज में। सेकंड है यहाँ पर बेटा, दूसरा है यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल इज डिफरेंट या कह सकते हैं एंड डिवाइडेड इनटू
एज कैपेसिटेंस, मतलब जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी आनिक पोटेंशियल 100 वोल्ट है, तो 100 वोल्ट जितने कैपेसिटेंस है वहां डिवाइड कर जाएगा, ठीक है ना ये, और चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका डिक्टो उल्टा क्या है वहां पर, वो है पैरेलल में, ठीक यहां पर है। तो यहां लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं कि जो चार्ज हो सकता है, चार्ज क्या है या करंट कह सकते हैं, इज divided into each capacitance, मतलब करंट और चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी प्रत्येक कैपेसिटेंस में इन केस ऑफ पैरेलल, ठीक। हाँ, सेकंड पॉइंट लिखना है पर ये जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल विल बी, तो दिख रहा ना ये, हाँ विल बी सेम, पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये इसका बेसिक फंडा है। अब आइए मैं इसको वन बाय करके पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं इसको, ठीक। आइए पहले उठाते हैं पैरेलल वाला, ठीक। पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहां देखिए इसको, तो आप देख सकते हैं यहां पर और यहां मैंने एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, क्लियर, ये यहां से, और आप देखिए इसकी वैल्यू है प्लस माइनस यानी कि बी पोटेंशियल क्या इसकी वैल्यू, ठीक। तो यहां मैंने मान लिया C1 मैंने मान लिया, C2 मान लिया, और यहां मान लिया मैंने C3 मान लिया, ठीक, C1 C2 C3। अब इसका ये एंड क्या बेटा, ये एंड क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा, और ये एंड क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्लियर ना ये। तो अब यहां से जो चार्ज फ्लो होगा उस चार्ज की वैल्यू मैं यहां मान ले रहा हूं इसको, ठीक। तो अब यहां से चार्ज होगा, वो चार्ज कितना जाएगा, मैंने मान लिया Q चार्ज है टोटल जो बैटरी से यहां से निकल रहा है, ठीक। अब इस चार्ज की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू बेटा यहां कुछ डिवाइड करेगी इसकी, क्लियर है ये। यहां मैंने Q1 मान लिया इस वाली ब्रांच में, अब इस वाली ब्रांच में इसको मैंने मान लिया Q2 मान लिया, ऐसे इस वाली ब्रांच में इसको मैंने मान लिया Q और 3, क्लियर। अब आप देखिए जो पोटेंशियल है ये पोटेंशियल डिवाइड कर रहेगा या नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, तो देखिएगा अब ये पोटेंशियल देखना, ये इसकी जो वैल्यू बेटा, इसकी वैल्यू आप देखें, अगर मानू बेटा इसकी वैल्यू, अगर मैं 100 वोल्ट इसकी वैल्यू मानूंगा, क्लियर, यहां देखिएगा, तो 100 वोल्ट की जो पोटेंशियल है इसका मतलब है कि इस जो ब्रांच है यहां 100 वोल्ट का पोटेंशियल क्या डिफरेंस है, क्योंकि चार्ज का जो फ्लो होता है या करंट का जो फ्लो होता है वो होता है ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल डिफरेंट नहीं होगा तो बेटा वहां पर चार्ज का या करंट का कोई फ्लो नहीं होगा, क्लियर नहीं है। तो अगर ये 100 है तो इसका मतलब हो सकता है यहां बेटा कितना मान लें, 0 मान सकते हैं यहां पर, ठीक, ये वैल्यू है, तो यहां मान सकता हूं मैं इसको 100 वोल्ट इसकी वैल्यू मान सकता हूं, मान सकते हैं ना ये, या ऐसा भी मान सकते हैं, यहां मान सकते हैं 0 वोल्ट, यहां मान लें 100 वोल्ट, क्योंकि मुझे यहां पर डिफरेंस करना है 100 वोल्ट का, क्लियर ना ये। हाँ, क्योंकि चार्ज का जो फ्लो होता है वो फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, क्लियर ना ये, बस मैंने मान लिया इसको सॉल्व करने के लिए, क्लियर। तो अब देखिए इसी प्रकार, तो ये जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस यहां भी इतना होगा, यहां भी इतना होगा, यहां भी इतना होगा, क्लियर नहीं है। तो इसलिए अगर जो बी पोटेंशियल है इस वाली ब्रांच के लिए, तो ये इतना भी यहां पर होगा, इतना भी यहां पर होगा, और यहां भी सेम होगा, क्लियर। तो इसीलिए इसकी जो वैल्यू है वो मैंने मान ली यहां पर, यानी कि बी यहां से यहां मैंने मान ली, क्लियर। और इसकी लेंथ भी कितनी बेटा, ये यहां से यहां पर है, आप देखिएगा इसका डिफरेंस कितना आएगा, 100 आएगा नहीं आएगा, तो ये भी देख कितना 100 मान लिया, यानी कि बी डिफरेंस मैंने मान लिया। ऐसे यहां डिफरेंस कितना आएगा, वो भी बी का डिफरेंस आएगा यहां पर, और यहां भी डिफरेंस कितना आएगा, बी का डिफरेंस आएगा, क्लियर नहीं है। ये है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके क्लियर नहीं है। लेकिन चार्ज क्या रहेगा इसमें, वो डिवाइड करेगा, अगर
100 यहां से कूलम चार्ज आ रहा है, तो यहां डिवाइड करेगा, कुछ यहां डिवाइड करेगा और कुछ यहां डिवाइड करेगा। क्लियर नहीं है? हाँ, तो देखिए यहां पर अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, यहां पर देखना इसकी वैल्यू यहां पर, तो चार्ज क्या रहेगा यहां पर, ये चार्ज विल बी डिवाइडेड, मतलब चार्ज क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा ईच ब्रांच में, इसका चार्ज अलग, इसका अलग, इसका चार्ज अलग। क्लियर नहीं है? हाँ, डिवाइडेड। और इसको मैंने मान लिया बेटा, चलो क्यू चार्ज मान लो, ठीक है ना, ये क्यू चार्ज विल बी डिवाइडेड एज Q1। अब Q1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी बेटा, यहां पर देखिएगा, मैं इसको यही लिख रहा हूं, ठीक, वो आएगी यहां पर Q1 होगी C1B, ऐसे Q2 आएगी बेटा, वो वैल्यू आएगी C2B आएगी, ऐसे Q3 आएगी वो C3B। अब आप कहोगे सर आपने ये B1 2 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा जो B1 B2 क्या है वो सब यहाँ सेम रहेगा, तो यहाँ भी B होगा, यहाँ भी B, यहाँ भी B। क्लियर नहीं है? तो यहाँ का जो पोटेंशियल कितना आएगा डिफरेंस में, वो आएगा B आएगा, मैंने B माना है, तो कितना चार्ज होगा, चार्ज होगा C1 और B, यहाँ चार्ज कितना होगा यानी C2B, यहाँ कितना होगा C3 और B। क्लियर? तो इसीलिए मैंने आपको ये मेंशन कर दिया। अब हम जानते हैं कि टोटल चार्ज कितना है यहाँ पर, ये वो Q है, तो इसकी वैल्यू कितनी है Q1 और Q2, और वैल्यू कितनी है Q3 वैल्यू रहेगी। ये टोटल चार्ज किसके बराबर रहेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर वैल्यू, अब Q यहाँ पर है तो मैंने मान लिया यहाँ पर ये यानी कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस और ये पोटेंशियल। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू चार्ज की कितनी आएगी C1 और B, यहाँ वैल्यू कितनी है C1 और B, जो कि ये मैंने मेंशन किया। क्लियर? अब यहाँ देखिएगा इसकी Q2 कितनी होगी C2 और B, जो कि यहाँ पर ये लिखा है, तो आप लिख सकते हैं C2B प्लस, इसी तरह यहाँ लिख सकते हैं यानी कि C3 और B। क्लियर? तो आप देखिए बेटा यहाँ से जो पोटेंशियल है वो तो क्या सेम है नहीं है, जो पोटेंशियल ये है उतना ये सेम है, तो इससे ये फैक्टर क्या हो गया यहाँ से कैंसिल हो गया यहाँ से। तो अब जो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आएगी बेटा वो वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर देखना, C इक्विवेलेंट होगी C1 प्लस C2 प्लस C3, ये वैल्यू होगी। क्लियर? अगर आप 4 मानते कैपेसिटेंस, 4 मानते 5 6, तो उनकी वैल्यू ऐसे हम लोग ऐड करते चले जाते। क्लियर ना ये? हाँ, अब देखिए यहां पर लिखना कि if the C1 equal to C2 C3, इसको मैंने क्या मान लिया, इन सबको मैंने मान लिया कि इनकी C वैल्यू है, यानी सबकी अगर मान ले 1 माइक्रोकूलम सॉरी 1 माइक्रोफैराडे 1 माइक्रोफैराडे अगर वैल्यू सेम मानेंगे यहाँ पर, तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, वो वैल्यू आएगी यहाँ पर कितनी आएगी C प्लस C, तो कितनी वैल्यू होगी, वो वैल्यू होगी बेटा यहाँ पर ये 3C। क्लियर? तो C कितना यहाँ पर ये C और कितने हैं 3, तो तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू आती बेटा, तो पैरेलल के लिए वैल्यू क्या लिखोगे N और C लिखोगे। क्लियर? हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या है, तो अगर यहाँ देखिए यहाँ पर इसमें यहाँ देखिएगा, तो अगर मैं चार्ज लिखूंगा तो चार्ज कितना रहेगा पैरेलल में, चार्ज होगा यहाँ पर Q/N, ये इनका बेसिक कॉन्सेप्ट है। और पोटेंशियल क्या रहेगा, पोटेंशियल यहाँ रहेगा लिखना कि पोटेंशियल क्या रहेगा, वो यहाँ पर रहेगा सेम रहेगा। ये बहुत बेसिक बेटा ट्रिक है इसको सॉल्व करने की। अगर यहाँ देखिए बेटा सुनिएगा कि अगर यहाँ पर C C C C C ऐसे अगर 5 होते कैपेसिटेंस, तो उनकी वैल्यू कितनी आती यहाँ पर बेटा, वैल्यू आती 5 आती, तो n कितना हो गया, n हो गया 5 हो गया, तो n क्या है नंबर ऑफ कैपेसिटेंस। और जब लगेगा ये फार्मूला जब ओनली कैपेसिटेंस वैल्यू क्या बेटा यानी कि सेम वैल्यू है, अगर डिफरेंट वैल्यू है कैपेसिटेंस की तो ये फार्मूला पुट नहीं होगा। क्लियर नहीं है? हाँ, सेकंड बात, जो पोटेंशियल की जो वैल्यू है सॉरी वो क्या है यहाँ पर ये सेम रहेगी, लेकिन जो कैपेसिटेंस है वो n टाइम्स वैल्यू इंक्रीज होगी, तो उसी प्रकार जो वैल्यू होगी चार्ज की वैल्यू क्या होगी वो यहाँ पर n टाइम्स कम होगी। ऐसा इसलिए हो रहा है इसमें पैरेलल में
क्योंकि जो चार्ज है वो चार्ज डिवाइड करेगा, इसलिए वैल्यू इसकी यहाँ पर डिक्रीज होगी। क्लियर ना? ये ब्रांच में चार्ज डिवाइड कर रहा है। क्लियर? हाँ, तो एन क्या है यहाँ पर? एन यहाँ पर है ये नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, नंबर ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक? हाँ, अब देखते हैं सीरीज वाला। देखिएगा सीरीज वाला अगर आपने ये समझ लिया तो जस्ट इसके रिवर्स है। ठीक? देखिए यहाँ पर, देखना यहाँ पर ये यानी कि थर्ड वाला सीरीज है। ठीक? हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे यहाँ देखना इसको, यहाँ देखिएगा इसको। यहाँ ये बन गया और यहाँ से देखना ये लग गई एक बैटरी। यहाँ से क्या लग गई? यहाँ से बैटरी। यहाँ से ठीक, तो इसकी मैंने वैल्यू मान ली यहाँ से कितनी है, यानी कि V पोटेंशियल है, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ C1 C2 और यहाँ C3। तो इसकी जो पोटेंशियल है बेटा वो वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, वो वैल्यू डिवाइड होगी। तो अगर मैंने मान लिया यहाँ पर कितना, यहाँ से डिफरेंस मान लिया यहाँ पर, ये अगर 100 वोल्ट मैं मान लेता हूँ पोटेंशियल की वैल्यू 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ के सेम होगा, उतना ही 100 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक होगा। लेकिन यहाँ 3 कैपेसिटेंस है, तो यहाँ की जो वैल्यू होगी पोटेंशियल की वो वैल्यू डिवाइड करेगी यहाँ पर। क्लियर ना? ये तो इसलिए बेटा यहाँ पर मैंने मान लिया कितना, यानी कि V1 V2 और यहाँ से V3। क्लियर? चार्ज का मैंने मान लिया फ्लो कितना, वो मैंने मान लिया Q फ्लो चार्ज। तो चार्ज यहाँ से ब्रांच कैसी है, सीरीज है, तो यहाँ से चार्ज का कोई भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर ना? ये हाँ, तो आप देखिए यहाँ पर डिवाइड क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है पोटेंशियल। क्लियर ना? ये तो अगर मैं यहाँ की वैल्यू निकालेंगे पोटेंशियल की, बेटा देखना इसको, लिखना पोटेंशियल will be divided as V1, और कितना रहेगा V1 बेटा, V1 रहेगा Q अपॉन C1 रहेगा। ठीक, ऐसे ही V2 रहेगा Q अपॉन C2 और V3 रहेगा Q अपॉन C3। क्लियर? ये इनके फार्मूला है इनके। क्लियर? तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा, तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का चार्ज और यहाँ की कैपेसिटेंस, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का चार्ज यहाँ की कैपेसिटेंस। तो ऐसे जो चार्ज आएगा वो चार्ज मुझे यहाँ से कितना मिलेगा, वो मुझे Q चार्ज मिलेगा। क्लियर ना? ये हाँ, तो आप लगा सकते हैं यहाँ से बेटा वैल्यूज की, कितना पोटेंशियल कितना है, V1 V2 और V3, और यहाँ टोटल चार्ज और यहाँ टोटल कैपेसिटेंस। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ बेटा कितना रहेगा, Q C1 और Q ये वाला यहाँ पर C2 और यहाँ ये वाला Q और C3। आप देखोगे चार्ज क्या है यहाँ पर बेटा, ये चार्ज सेम है, कोई पूरी ब्रांच में चार्ज क्या है, सेम चार्ज है। क्लियर? तो अब इनकी जो वैल्यू आएगी बेटा वो वैल्यू आएगी यहाँ पर ये C1 प्लस C2 अपॉन C3। क्लियर? ये क्या आएगा, इसका मेन फार्मूला इसका आएगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर लिखना कि if C1 इक्वल टू C2 C3, इसको मैंने क्या मान लिया, C मान लिया, तो क्या मानो बेटा इसकी वैल्यू, यहाँ देखना इफेक्टिव कैपेसिटेंस C प्लस C और इसको ऐड करोगे कितना होगा, 3C होगा। इसको ऐड करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी C अपॉन 3, इसकी वैल्यू आएगी। क्लियर? हाँ, तो आप देखिए कितनी वैल्यू आ गई इसकी, तो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आ गई यहाँ पर C अपॉन N यहाँ पर हो गई। इसी प्रकार अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पर, ये वो पोटेंशियल होगा यहाँ पर ये
यानी कि बी, और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर ये आज एन वैल्यू है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर, सॉरी एक मिनट, वो एन टाइम्स इसकी वैल्यू होगी, ठीक है ये। हाँ तो ये देखिएगा, यहाँ देखिए बेटा इसकी वैल्यू लेना, अगर ये 100 वोल्ट है तो 100 वोल्ट है तो यहाँ कुछ वैल्यू होगी 100 की, कुछ यहाँ कम होगी, कुछ यहाँ होगी, तो ये ओवरऑल जो 100 पोटेंशियल है बेटा, तो 100 पोटेंशियल क्या होगा, वो यहाँ डिवाइड करेगा। अगर मानते हैं कि 100 की होता है 25 यहाँ वोल्ट हो, 30 वोल्ट यहाँ पर हो, बाकी पोटेंशियल यहाँ पर हो, तो ये पोटेंशियल यहाँ पर डिवाइड करेगा इन ब्रांच में, क्लियर है ये। इसी प्रकार मैंने ये लिख दिया कि जब सीरीज होगा तो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, n टाइम्स डिक्रीज होगी। उसी प्रकार क्या होगी, जो इफेक्टिव पोटेंशियल है इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी n टाइम्स, क्लियर नहीं है। यहां देखिए इसकी वैल्यू, देखिए बेटा इतना क्लियर नहीं है, यहां से ना ये वैल्यू यहां से आई, देखिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर। तो अब मेरा जो बेसिक क्या है कॉन्सेप्ट यहां से कि पैरेलल के केस में n टाइम्स कैपेसिटेंस होगी, तो इसी प्रकार यहाँ जो वैल्यू होगी बेटा यहाँ पर सीरीज की, वो वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर c और अपॉन यहाँ से n, क्लियर। ये वैल्यू किसकी बेटा, ये सीरीज की है, ये किसकी है, पैरेलल की वैल्यू, क्लियर नहीं है। हाँ पैरेलल की, क्लियर। तो अब यहाँ से इस तरह यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर ये क्लियर। आइए देखिए इसको, अब इसके बेस पे बेटा मैं आइए एक सवाल करवाता हूं आपको। एक सवाल क्या है यहाँ पर देखिए ना, इसको एक सवाल देखिए यहाँ पर, यहाँ देखना इसको, ठीक, यहाँ देखिए इसको, एक मिनट इसको, देखिए यहाँ पर काफी अच्छा सवाल है एग्जाम के लिए आपके, ठीक। इसकी जो वैल्यू बेटा, वो वैल्यू यहाँ पर है बेटा, वो है K1, और यहाँ वैल्यू बेटा वो है K2 वैल्यू, क्लियर नहीं है। यहाँ अब दो प्लेट है, इनके बीच की जो डिस्टेंस बेटा है, वो डिस्टेंस कितनी यहाँ पर, वो डिस्टेंस यहाँ पर यानी कि d डिस्टेंस, क्लियर। अब जानते हैं, अब पूछा गया है इनका जो प्लेट का जो एरिया होता है, वो एरिया कितना है, करिए एरिया यहाँ से एरिया A है होता है प्लेट का, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर जो एरिया यहां से ए होता है और डिस्टेंस क्या है, डी है। तो अब देखिए पूछेगा कि यहाँ पर लिखना कि फाइंड द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ के, यानी जो K1 का है डाइलेक्ट्रिक का है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो अब इसके मुताबिक हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि बताइए जो K की जो वैल्यू होगी इफेक्टिव, वो वैल्यू क्या होगी, क्लियर नहीं है। हाँ देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब इनके सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट क्या इसका, वो पहले सीखना बहुत जरूरी है, तब ये चीज समझ में आएगी सवाल। और आपके ये तरह का सवाल नीट फेज सेकंड 2016 में सवाल आ चुका है इस तरह का, जो ऑलरेडी मैंने आपको न्यूमेरिकल में करवा रखा है, ठीक है ना। ये देखिए इसको कैसे करते हैं। तो अब देखिए बेटा यहां मैं करवाता हूं अलग से, यहां देखना, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो जितनी डिस्टेंस यहां पर प्लेट की, उतनी डिस्टेंस प्लेट की बेटा यहां पर है, यानी कि डिस्टेंस में बेटा कोई चेंज नहीं हुआ है, क्लियर नहीं है। अब देखिए एरिया, अब जो एरिया प्लेट का, वो एरिया यहां से कितना होता है, ये मानते हैं हम लोग, लेकिन अब यह दो तरह के जो डाइलेक्ट्रिक है बेटा, उनको फिल कर दिया गया, जिससे क्या हो गया, इनका एरिया डिवाइड कर दिया। जैसे कि यहां देखना,
इसका एरिया कितना हो गया, ये a बाई 2 हो गया। उसी तरह इसका एरिया कितना हो गया, ये a भी एरिया हो गया यहाँ से, यानी कि a बाई 2। कुछ समझ में आया नहीं आया? यहाँ देखना, ये डाइलेक्ट्रिक बेटा अलग है, ये केवल यहाँ से यहाँ तक फिल है, जबकि दूसरा वाला जो फिल है वो यहाँ से यहाँ तक है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। ठीक, तो इसीलिए इनकी जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, एरिया की यहाँ से हाफ हो गई, तो ये भी एरिया कितना होगा, हाफ यहाँ से होगा। डिस्टेंस यहाँ की क्या है, सेम डिस्टेंस है। क्लियर नहीं है? तो अब देखिए इनकी वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं C1 यहाँ निकालू बेटा, इसकी देखना C1, तो C1 कितना आएगा, a एप्सिलॉन नॉट और यहाँ बेटा d। अब देखिए यहाँ से एरिया, इसके लिए जो C1 है इसको C2 मान लिया मैंने। क्लियर? तो अब इसके लिए जो डिस्टेंस है वो तो क्या d है, ये देखना, लेकिन जो एरिया वो कितना हो गया, यहाँ से हाफ इसका एरिया हो गया, तो इसलिए यहां से मैंने क्या लिख लिया, वो एरिया कितना हो गया, हाफ। समझ गया ना ये? हाफ, ये वाला इसका ये आ गया। अब ऐसे ही इसके लिए निकालेंगे, तो C2 क्या निकालेंगे, यहां देखना, वो आएगा a बाई 2, एरिया आधा हो गया एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस इनकी बेटा ये वो है d। क्लियर? तो एरिया क्या हो गया बेटा, एरिया यहां पर भी हाफ हो गया और एरिया यहां पर भी हाफ है। ठीक ना ये? लेकिन डिस्टेंस दोनों की क्या है, सेम इनकी डिस्टेंस है। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, बहुत ही बेसिक सवाल है इस तरह की बेटा, समझ गया नहीं है? हाँ, अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, जब एरिया सेम होता है तो आप जो मानते हैं इसको क्या मानते हैं हम लोग, यानी कि सीरीज मानते हैं। समझ गया ना ये? हाँ, देखिए इसको हम लोग कैसे मानेंगे, यहाँ पर लिखना इसको सीरीज में, यहां देखना इसकी वैल्यू, बहुत ही अच्छा सवाल। यहां से एक मिनट इसको, हाँ सीरीज में नहीं, इसको यहां से एक मिनट इसको, और जब ये सीरीज में रहता है बेटा यहाँ पर, तो ये किसे मानते हैं हम लोग, इसको मानते हैं डिस्टेंस कितनी है, आने की सेम है, तो इसको मानेंगे पैरेलल मानते हैं इसको। ठीक ना ये? यहाँ इसको डिस्टेंस जब सेम होती है यहाँ पर ये, तो क्या मानते हैं यहाँ पर, पैरेलल मानते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कि डिस्टेंस सेम होगी तब इसको मानेंगे हम लोग पैरेलल, और लेकिन जब एरिया सेम होगा तो इसको मानेंगे हम लोग सीरीज। ये कॉन्सेप्ट बेटा इनको है सॉल्व करने का, इनका बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट है। समझ गया ना ये? जब डिस्टेंस बेटा क्या होती है सेम, तब मानते हैं कि हम इनको पैरेलल में अरेंज करेंगे। लेकिन जब एरिया सेम हो, जैसे एरिया ए है सेम है, लेकिन ये इस तरह भरने से क्या हो गया, इनका एरिया क्या हो गया, अलग हो गया, यानी मैंने a/2 मान लिया, a/2 मान लिया। क्लियर नहीं है? तो इसलिए जब एरिया सेम होगा तो मानेंगे सीरीज में। समझ गया ना ये? हाँ, तो आप देखना यहाँ पर क्या है, d यहाँ पर क्या, ये भी सेम है, और d यहाँ से क्या है, ये भी सेम है, तो अब किस में हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा पैरेलल में। क्लियर नहीं है? हाँ, देखिए इसको हम लोग पैरेलल में कैसे करते हैं, तो यहां लिखना पैरेलल के लिए C1 प्लस C2। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, अब यहां देखना पैरेलल में क्या है, a एप्सिलॉन नॉट और यहाँ d, और इसकी वैल्यू बेटा मान ली k। ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पर, ये इसकी वैल्यू आई थी यहाँ पर a/2 एप्सिलॉन नॉट d, और इसकी वैल्यू आई थी यहाँ पर k1, जैसे कि यहाँ लिखा है। एक मिनट इसको बेटा यहाँ पर k1 लिखा नहीं है मैंने, ठीक ना ये? एक मिनट इसको यहाँ से देखना, तो आप यहाँ लिखिए k1 यहाँ से है और k2 ये है। अब ये ठीक हो, ठीक ना ये? हाँ, इसकी एक मिनट हम लोगों ने जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम लोगों ने पुट नहीं की थी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, तो अब देखिए यहाँ से ये वैल्यू हो गई यहाँ पर, और यहाँ से ये वैल्यू इसकी हो गई a/2 और एप्सिलॉन नॉट और d यहाँ से k2। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, अब देखिए यहाँ से a नॉट अपॉन d और k यहाँ से, तो अगर देखिए बेटा यहाँ से मैं a और यहाँ से a/2 यहाँ से कॉमन लूं, यहाँ पर मैं ये, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट और d, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, k1 और यहाँ से k2 ये बचेगा।
यहाँ देखिएगा, यहाँ से मैंने ये पूरी चीज यहाँ से मैंने ये और ये इनको निकाल लिया बाहर, कॉमन निकाल लिया यहाँ से, तो यहाँ K1 बचेगा और यहाँ बचेगा K2। तो आप देखिए इनकी जो वैल्यू आएगी बेटा, वो वैल्यू यहाँ से ये और यहाँ से ये और यहाँ से ये कैंसिल होगा। तो अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा यहाँ पर K कितना होगा ये, यानी कि K1 प्लस K2 और यहाँ 2। तो ये क्या आ गया बेटा, इसका आ गया आंसर आ गया। इस तरह सॉल्व करने का बेसिक फंडा है इनको, और सॉल्व जब कर पाओगे जब आपको बेसिक आपको ये रूल पता होगा। समझेगा ना ये? हाँ, जब डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है, तब क्या मानते हैं, इसको पैरेलल में अरेंज करते हैं, और जब एरिया सेम होगा तब मानेंगे इसको सीरीज मानेंगे। क्लियर ना ये? हाँ, आइए अब हम लोग इतना करने के बाद बेटा अब लेते हैं हम लोग अलग है चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट। चार्जिंग और शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट वाला का टर्म कितना है बेटा, अभी तो अभी टर्म है, ठीक। हाँ, आइए देखिए इसको। अब ये कॉन्सेप्ट अलग है बेटा, ये है 3rd नंबर का, ठीक। हाँ, शेयरिंग ऑफ चार्ज। शेयरिंग ऑफ चार्ज क्या कॉन्सेप्ट इसका, ठीक। हाँ, यहां देखिएगा इसको, शेयरिंग ऑफ चार्ज। यहां बेटा इसको मैंने यहां मान लिया, ठीक। अब फिर मैंने यहां मान लिया, ठीक। यहां देखिए, यहां जो वैल्यू बेटा है इसकी वैल्यू मैंने मान ली, यहां पर कितनी है, C1 मान ली और वैल्यू C2 मान ली, ठीक। यहां की जो वैल्यू है पोटेंशियल की वो मान ली मैंने V1, यहां मान ली मैंने V2। यहां का चार्ज मैंने मान लिया कितना है Q1, यहां का चार्ज मान लिया मैंने Q2। क्लियर ना ये? और यहां की जो रेडियस है वो मैंने R1 और यहां की जो रेडियस है वो मान लो R2 मान ली। क्लियर? दो स्फीयर है जिनकी कैपेसिटेंस C1 है, यहाँ C2, पोटेंशियल V1, पोटेंशियल V2, चार्ज Q1, चार्ज Q2। क्लियर? अब क्या किया, इनको कनेक्ट किया। क्लियर? लिखना अनकी आफ्टर कनेक्टिंग विद वायर, जब इनको वायर से बेटा हम लोग कनेक्ट करेंगे, जो वायर से हम लोग कनेक्ट करेंगे, देखना इस तरह से, तो अब इनका जो पोटेंशियल का जो वैल्यू है यहाँ तो डिफरेंट है। तो अब देखेंगे जो चार्ज होता है फ्लो या पोटेंशियल होता है, तो पोटेंशियल की जो वैल्यू फ्लो होगी वो होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो इसी प्रकार जो चार्ज फ्लो होगा, तो चार्ज का जो फ्लो जब तक होगा कि जब तक इन दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम ना हो जाए। समझेगा ना ये? इसी तरह देखना, जिस तरह 2 टंकी पानी की भरी है यहाँ पर, वहां एक टंकी की हाइट क्या 3 मीटर तक पानी भरा हुआ है, एक में पानी भरा हुआ है 1 मीटर तक। तो पानी का जो फ्लो होगा यानी हायर लेवल से लोअर लेवल तक जाएगा। अब फिर जब दोनों का जो लेवल है पानी का वो सेम होगा, फिर पानी का फ्लो होना बंद हो जाएगा। इसी प्रकार जो पोटेंशियल होता है, ये पोटेंशियल 2 पॉइंट का डिफरेंस होगा तब तक चार्ज फ्लो होगा। जैसे 2 पॉइंट के बीच की पोटेंशियल का जो डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो गया, तो चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी कि स्टॉप हो जाएगा। अब दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम होगा। अब सेम वैल्यू को बोलते हैं कॉमन बोलते हैं, यानी कि सेम बोलते हैं। क्लियर है ये? तो इसलिए अब इन दो स्फीयर का जो पोटेंशियल होगा वो होगा सेम होगा। अब सेम वैल्यू क्या बोलते हैं, कॉमन, यानी कि कॉमन पोटेंशियल। क्लियर है ये? तो इसी तरह अब देखिए हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, तो C1 यहाँ और C2 यहाँ, और यहाँ B मैंने मान लिया पोटेंशियल कॉमन, और यहाँ मैंने मान लिया ये। अब इसका चार्ज मैंने मान लिया यहाँ पर Q1 डैश और यहाँ Q2 डैश। सर डैश क्यों मान लिया, डैश इसलिए मान लिया क्योंकि यहाँ दो बार को कनेक्ट करने के बाद जो चार्ज होगा तो चार्ज में कुछ ना कुछ वैल्यू में चेंज होगा। जैसे अगर यहाँ का चार्ज कम है, यहाँ का ज्यादा है, तो कनेक्ट होने के बाद तो चार्ज होगा, यहाँ से कुछ फ्लो होगा नहीं होगा। तो इसी तरह मैंने मान लिया यहाँ पर ये एक नया चार्ज Q डैश इसका और इसका चार्ज नया Q डैश Q2। क्लियर ना ये? और पोटेंशियल सबका क्या रहेगा, वो बेटा रहेगा सेम पोटेंशियल रहेगा जो मैंने मान लिया, यानी कि BC मैंने मान लिया कॉमन पोटेंशियल। क्लियर? अब ये क्या बेटा, ये एक वायर है। क्लियर ना ये?
तो कैपेसिटेंस चेंज क्यों नहीं हुई? क्योंकि कैपेसिटेंस डिपेंड ओनली द ज्योमेट्री ऑफ, शेप है, साइज पे डिपेंड करती है, लेकिन पोटेंशियल है, चार्ज है, इस पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती है। क्लियर नहीं है? तो इसलिए इसकी वैल्यू में कोई चेंज वगैरह नहीं होगा। यह भी अलग है तो वैल्यू इसकी यहां पर भी डिफरेंट मिलेगी। क्लियर? ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए अगर मैं यहां चार्ज निकालूं तो Q1 कितना मिलेगा? C1 और V1। ये देखिएगा Q1 क्या होगा? C1 V1। ऐसे यहां देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी यहां पर? ये वो मिलेगी मुझे C2 और V2 मिलेगी। इतना क्लियर? यह इसका चार्ज, यह इसका चार्ज। ऐसे यहां चार्ज निकालेंगे तो यहां चार्ज बेटा कितना मिलेगा? यहां देखिए इसका वो मिलेगा C1 और B। ये क्लियर नहीं है? हाँ, यानी इस वाले का चार्ज जब चार्ज क्या होगा? आने की किसी वार से कनेक्ट करने के बाद। क्लियर नहीं है? ऐसे यहां दिखा चार्ज तो Q2 डैश आने की C2 और B। क्लियर? BC लिखे आप, चाहे आप B भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो पोटेंशियल है वो क्या है? सेम इसकी वैल्यू है। क्लियर नहीं है? और हम जानते हैं बच्चों कि इस चार्ज की जो वैल्यू होती है, यानी कि जितना चार्ज यहां होगा उतना चार्ज यहां होगा, क्योंकि चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। क्लियर नहीं है? तो इनका चार्ज बिफोर ट्रांसफर और आफ्टर ट्रांसफर चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी? वो रहेगी सेम। क्लियर नहीं है? हाँ, बनाओ इसको। क्लियर नहीं है? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहां पर, इतना क्लियर नहीं है? हाँ, आइए देखिए इसको। क्लियर? हाँ, आप देखिए यहां पर लिखना, इतना नोट कर लिया, लिखना कि बिफोर ट्रांसफर और बेटा आफ्टर ट्रांसफर मतलब अन्य दो बार से कनेक्ट करने के बाद। क्लियर? तो इनका जो पोटेंशियल मिलेगा बेटा वो वैल्यू यहां कितना रहेगा? यहां पर यानी इनका चार्ज ये और इनका चार्ज ये बराबर होगा किस चार्ज के बराबर? यानी कि Q डैश और यहां पर बेटा ये वाली वैल्यू। तो ये चार्ज और ये चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर? तो ऐसे इनकी वैल्यू पुट कर दो बेटा यहां पर। कितनी आएगी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू मिलेगी C1 V1 प्लस इसकी वैल्यू मिलेगी मुझे यहां पर C2 और V2। इतना क्लियर? ऐसे इसकी वैल्यू रखना बेटा, कितनी मिलेगी मुझे यहां पर? ये C1 B प्लस और यहां मिलेगी C2 B, क्योंकि दोनों का जो पोटेंशियल है बेटा वो क्या है? सेम पोटेंशियल है। तो चाहे आप B लिखो B, चाहे मैंने BC लिख दिया, यानी कॉमन पोटेंशियल लिख दिया। क्लियर नहीं है? इसका मतलब होता है बेटा यहां लिखना, इसका मतलब होता है कॉमन पोटेंशियल। इतना दिख रहा है बेटा? नहीं है? हाँ, इतना समझेगा नहीं है? ये क्या? कॉमन पोटेंशियल। तो इसलिए आप ये लिखो, चाहे आप बेटा हल्का सा छोटा सा सी लगा दो। क्लियर नहीं है? तो आप देखिए वैल्यू क्या है यहां पर। यहां से देखोगे बच्चों तो वैल्यू क्या मिलेगी? यहां पर मैं लिख रहा हूं ये C1 प्लस C2 और यहां मुझे मिलेगी BC। ये मैंने यहां से इसको बाहर निकाल लिया कॉमन। क्लियर? तो ये वैल्यू किसके बराबर मिलेगी मुझे? C1 B1 C2 D2। क्लियर? तो एक पास मेरे क्या आ गया यहां से? ये वाला मेरा आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया। क्लियर है? ये इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इसको चाहे इसको आप ऐसे लिख लो बेटा। क्लियर? BC कितना होगा? ये C1 B1 C2 B2 और यहां C1 और C2। क्लियर? तो ये क्या आ गया बेटा? इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, यहां पर देखना तो कॉमन पोटेंशियल क्या हो गया? यहां देख सकते हैं ये कि टोटल चार्ज और यहां टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज और टोटल कैपेसिटेंस। क्लियर नहीं है? तो आप इसको ए भी लिख सकते हैं। यहां पर देखना ये टोटल चार्ज कितना है और ये यानी कि Q1 और Q2 और यहां C1 और C2। क्लियर?
ये भी आप लिख सकते हैं, इनकी वैल्यू आप समझिएगा ना। ये टोटल चार्ज मैंने क्या मान लिया यहाँ पर, मैंने Q मान लिया और टोटल कैपेसिटेंस मैंने मान लिया यहाँ पर ये बेटा C। इतना दिख रहा है ना ये, हाँ। तो इसकी वैल्यू क्या है बेटा, C1 प्लस C2 है। इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये वैल्यू है Q1 प्लस Q2, यानी कि पहले वाला कितना चार्ज यहाँ पर, ये वाला है। क्लियर नहीं है यहाँ पर, इतना नोट करो इसको। क्लियर नहीं है। अब हम देखते हैं बेटा, यहां देखते हैं कि इनके पास जब ट्रांसफर होगा चार्ज दो बार के कनेक्ट करने के बाद, तो इनका जो चार्ज होगा वो चार्ज कितना होगा यहाँ पर, इसकी वैल्यू। ऐसे इसकी वैल्यू कितनी होगी, जैसे ये देखना साइन बेटा, ये मुझे नहीं पता है, ये मुझे नहीं पता है। तो अब हम इनको कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं है, C1 और जो कॉमन पोटेंशियल है वो पोटेंशियल अभी निकाला था, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। क्लियर। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ देखना। तो यहाँ देखिए बेटा, आने की Q डैश C1 अब कॉमन पोटेंशियल, तो इसकी वैल्यू बेटा क्या मिलेगी मुझे, C1 ये है, और इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ पर ये Q1 प्लस Q2, और यहाँ बेटा क्या, C1 प्लस C2। क्लियर। ये देखिएगा इसकी वैल्यू, ये वैल्यू मैंने क्या है, ये वैल्यू मैंने ये लिख दो, और चाहे आप ये वैल्यू लिख दो। क्लियर नहीं है। तो दोनों वैल्यू क्या है, सेम वैल्यू यहाँ पर, तो आप ये वैल्यू लिख दोगे यहाँ पर, तो इसको ऐसे लिख लो यहाँ पर, ये यहाँ पर वैल्यू मिलेगी C1 और C1 प्लस C2 ये वैल्यू, और यहाँ टोटल चार्ज कितना है, ये चार्ज ये है। तो अब आपका ये मिल गया, यहाँ से फार्मूला मिल गया। क्लियर नहीं है। हाँ। अगर मैं टोटल चार्ज को बेटा, मैं यहाँ देखना टोटल चार्ज को Q1 और Q2 ये मान लूं मैं, तो आप लिख सकते हैं बेटा, इसकी वैल्यू देखना यहाँ पर, तो कितना आ गई ये C1 C2 और यहाँ बेटा टोटल चार्ज। क्लियर। इतना लंबा ना लिख करके मैंने क्या मान लिया, इसको QT टोटल चार्ज मान लिया। ठीक। तो इसी प्रकार सॉल्व करोगे बेटा, यहाँ पर कितना आने की, ये इसकी वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर कितनी है, C2 और C1 प्लस C2, और यहाँ कितना है टोटल चार्ज ये है। क्लियर। तो इसकी बेटा वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, यहाँ भी मिलेगी वैल्यू मुझे आने Q, एक मिनट, इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ देखना C2 C1 C2 और यहाँ टोटल चार्ज ये। क्लियर। दोनों वैल्यू यहाँ से मिल सकती हैं, समझेगा ना ये वैल्यू कॉन्सेप्ट इसका। क्लियर। आप देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं कि रेशियो पूछेगा ये और ये वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर C1 और C2 ये हम रेशियो निकालेंगे। इसका क्या है बेटा, ये आ गया, इसका रेशियो इसका आ गया। क्लियर नहीं है। और ये इस तरह का सवाल मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवाया था, मैंने लेक्चर नंबर 7 बेटा, उसको 5 नंबर होगा, तो वहां मैंने इसकी करवाई है प्रॉब्लम मैंने। इतना क्लियर नहीं है। हाँ। और चार्ज जो है ध्यान रखना कि ये टोटल चार्ज जो है Q1 प्लस Q2, ध्यान रखना इसको। तो बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं, वो वैल्यू इसकी हमेशा ऐड कर देते हैं। अगर कोई चार्ज माइनस का, तो हम माइनस के साथ उसको ऐड करेंगे, समझेगा ना ये। तो लिखना इसको ऐड कैसे करेंगे, लिखना ऐड विद साइन, यानी कि अगर माइनस है तो माइनस के साथ ऐड करेंगे, प्लस है तो प्लस के साथ इसको ऐड करेंगे। क्लियर नहीं है। हाँ। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है, चार्जिंग किसके, यानी कि शेयरिंग वाले कॉन्सेप्ट पे। क्लियर नहीं है। तो इसका सवाल मैंने लेक्चर नंबर 5 में करवा रखा ऑलरेडी, यानी जिसमें वन शॉट करके पड़ा हुआ न्यूमेरिकल्स में। क्लियर नहीं है। इतना बेटा क्लियर होगा नहीं, ये सारी चीजें बेटा हम से आप निकाल सकते हैं। क्लियर। बस इतना सफिशिएंट है। बस अब आपका यहाँ से टाइम काफी हो गया, और एक बचा है कॉन्सेप्ट आके बेटा यहाँ पर, ये ध्यान देखना, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। यहाँ पर चार्जिंग है और डिस्चार्जिंग है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, इसको बेटा मैं करता हूँ यहाँ पर ये नेक्स्ट टाइम पे करता हूँ। ठीक नहीं है। कोई वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, ऑलरेडी हो गया लगभग 1 घंटा 10 मिनट का, समझेगा नहीं है। तो बाकी मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, थैंक यू।